ओके, वंस अगेन वेलकम गाइस। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। लॉकडाउन जो 17 मई तक बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या बहुत मतलब है लॉकडाउन से, हमें तो बस पढ़ाई करनी है ना। खाना खाना है, पढ़ाई करना है, हेल्दी रहना है और फिर स्टडी करनी है। देखो, हेल्दी रहोगे तभी स्टडी होगी, हेल्दी नहीं रहोगे तो फिर स्टडी नहीं हो पाएगी। कमिंग टू द पॉइंट, आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड की पोएट्री की स्टार्टिंग कर रहे हैं आज से। उसमें फर्स्ट लेसन है द फाउंटेन। फाउंटेन मीन्स होता है फव्वारे। फाउंटेन मीन्स क्या होता है? फव्वारे, फव्वारा। फव्वारा ऐसा लगा देंगे तो फाउंटेन फव्वारे हो जाएंगे, राइट। तो इस पोएम के पोएट हैं जेम्स रजल वेल, जिनका राइटिंग का या फिर कह सकते हैं उनका जो होल लाइफ टाइम का जो पीरियड रहा वो 1819 से 19 टू 1891 तक। एक चीज यहाँ पे माइंड करेंगे कि पोएट, ऑथर या राइटर, इनमें डिफरेंसेस होते हैं बाबा। जब हम पोएट्री की बात करेंगे, जब हम कविता की बात करेंगे, तो वहाँ पे जो उसके राइटर होंगे, जो मतलब जिन्होंने पोएट्री बनाया होगा, तो उनके लिए वर्ड यूज करते हैं पोएट। इसका मतलब होता है कवि, ठीक है। और जब हम प्रोज की बात करते हैं तो उनमें यूज वर्ड करते हैं कौन सा? ऑथर या राइटर, मतलब क्या? लेखक, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। आइए अबाउट द पोएट, पोएट के बारे में जानते हैं। मैंने लिखा है, देखिए यहाँ पे शॉर्ट पे JR मतलब होता है जेम्स रोजल वेल लॉवेल, सॉरी। तो JR लॉवेल 1819 टू 1891 वाज अ फेमस राइटर इन वर्ल्ड, ठीक है। तो JR लॉवेल जो थे वह एक पूरे विश्व में, दुनिया में, संसार में क्या थे? एक प्रसिद्ध राइटर थे, लेखक थे। ही रोट अ ईयर ऑफ लाइफ एंड पोएम्स। उन्होंने एक अपना राइटिंग किया था जिसका नाम है ईयर ऑफ लाइफ। और ईयर ऑफ लाइफ का मतलब क्या? जीवन का वर्ष। और पोएम्स भी उन्होंने बहुत सारे लिखे हुए थे। हिज अर्ली, यहाँ पे अर्ली देखिएगा, हिज अर्ली पोएट्री, सॉरी माफ करिएगा डबल टाइम हो गया। हिज अर्ली पोएट्री इज फुल ऑफ नेचर एंड इमोशंस। उनकी जो अर्ली, अर्ली मीन्स क्या? अर्ली मीन्स प्रारंभिक, ARLY मीन्स क्या? प्रारंभिक, ये कह सकते हैं स्टार्टिंग, STARTING, स्टार्टिंग। उनकी जो स्टार्टिंग की पोएट्री थी वह कह रहा है कि फुल ऑफ नेचर एंड इमोशंस। वह मतलब ये कि इनकी जो पहले की प्रारंभिक, जो जब ये इन्होंने राइटिंग करना शुरू किया था, पोएम राइट करना शुरू किया था, या फिर अपनी जो भी राइटिंग्स करनी शुरू की थी, तो वे क्या होते थे? नेचर और भावनाओं से भरे हुए होते थे। या ये कह सकते हैं कि वह मतलब ऐसे टॉपिक वो लेते थे जिसमें क्या होते थे, क्या होती थी? नेचर की चीज़ें होती थी और इमोशंस की चीज़ें होती थी, भावनाओं की चीज़ें होती थी। बट अदर पोएम्स आर फुल ऑफ पैट्रियोटिज्म एंड लव फॉर डेमोक्रेसी। लेकिन वहीं अगर दूसरी पोएम्स की बात करें, कविताओं की बात करें, तो वे सारे क्या होते थे? देशभक्ति और लव फॉर डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र के लिए जो प्यार होता है, या फिर प्रजातंत्र के प्रति जो, लोकतंत्र के प्रति जो प्यार होता है, उससे भरी हुई थी। ही नोज एज अ सजेस्टिव लिटरेरी क्रिटिक एंड एज अ लेक्चरर, ठीक है, लेक्चरर ऑन इंग्लिश पोएट्री। वे करेंगे ही नोज, हिज नोज, यहाँ पे इज कर लेंगे, ही इज नोज एज सजेस्टिव लिटरेरी। वे एक व्यंजनात्मक साक्षात्मक आलोचक, क्रिटिक का मतलब होता है आलोचक, और एज अ लेक्चरर ऑफ इंग्लिश, और इंग्लिश के प्रवक्ता के रूप में भी जाने जाते हैं, राइट। तो ये था अबाउट द पोएट के बारे में। यहाँ पे एक बेटा वर्ड है पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ 1, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1। पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति, ठीक। एक वर्ड आया लिटरेरी, मैं इसको नंबर 2 डाल रहा हूँ। लिटरेरी का मतलब होता है साक्षरता। तीसरा वर्ड मैं सजेस्टिव ले रहा हूँ, इसका मतलब होता है व्यंजनात्मक, और ये मैं इसको 4 नंबर कर रहा हूँ,
इसका मतलब होता है क्रिटिक, क्रिटिक मीन्स होता है आलोचक, राइट। अर्ली मैंने लिख ही दिया। डेमोक्रेसी, इसको नंबर 5 कर लीजिए। डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र, प्रजातंत्र, ठीक है। और लव का मतलब तो आप सब जानते ही हो मुझसे ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड है इजम, पैट्रियोटिज्म, इसमें आप देख रहे होंगे कि पैट्रियोटिज्म, ठीक है। तो पैट्रियोटिज्म के बारे में हम जानेंगे। ये एक रूट होता है और ये जब किसी वर्ड के लास्ट में आता है तो एक हम वीडियो डालेंगे, जब वोकैब सेशन शुरू करेंगे तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे वोकैब्स करेंगे, ठीक है। और उसमें तरीके हैं बहुत सारे, बहुत ज़्यादा रट्टा नहीं मारना है, बस चीज़ों को थोड़ा समझना है और ग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा वर्ड क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे। अभी पोएट्री के इस लेसन द फाउंटेन के बारे में जानते हैं। टेक योर टाइम प्लीज़। ओके गाइस, आइए सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, इस कविता का केंद्रीय भाव क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो लिखना थोड़ा मुश्किल था और इतनी सुविधाएं हैं नहीं, तो माफ़ करिएगा उसके लिए। सो जैसे भी हो, हमें सुविधाओं से क्या मतलब, हमें तो अपने नॉलेज पढ़ाई से मतलब है। अगर हमारा जो मेन पॉइंट है उस पर ध्यान दिया जाए तो शायद ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ वर्ड है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम्स, कविता का केंद्रीय भाव। इसमें कुछ वर्ड्स थे जिसके बारे में आपके बुक्स में दिया हुआ है, उसमें से मैंने कुछ वर्ड है आपके लिए सेलेक्ट करा हुआ है। जैसे एस्पेक्ट मीन्स होता है पहलू या स्वरूप, ग्लिटरिंग मीन्स होता है चमकना या चमकदार कह सकते हैं, शानदार कह सकते हैं। लीपिंग मीन्स होता है उछलते हुए। स्वेज मीन्स होता है जिसकी बोलबाला हो या फिर ऐसी कोई चीज़, कोई ऐसी वस्तु जो एक तरफ झुका हुआ, जैसे ये मार्कर है, मैं इसको एक तरफ झुका कैसे कर दूँ तो ये क्या हुआ, एक तरफ झुका हुआ है, ठीक है। तो और रिदमिकली मीन्स होता है ताल, मतलब लय जिसको कह सकते हैं। चेयरफुल मीन्स होता है आनंदित। कॉन्स्टेंसी मीन्स होता है स्थिरता। तो आइए बुक उठा लीजिए, नोट करते रहिए और सबसे पहले ज़्यादातर बेटर होगी समझने की, पहले समझने की कोशिश करें, देन राइट करने की कोशिश करें। वीडियो पुश करिए, बैठ के आराम से राइट करें, लेकिन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर समझ में नहीं चीज़ें आएंगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। आखिर कापी किताब ज़्यादा टाइम तक तो रहेगा नहीं। एग्जामिनेशन हॉल को ही देख लीजिए, वहाँ पे आप क्या लेके जाते हैं, अपना माइंड लेके जाते हैं, पेन लेके जाते हैं, एडमिट कार्ड लेके जाते हैं स्कूल के तरफ से, या जो भी कंपनी एग्जाम कराती वहाँ पे वो क्वेश्चन पेपर नोटबुक देती, लेकिन आप तो अपना दिमाग लेके ही जाते, ठीक है। तो ज़्यादातर अच्छा है कि कंसेप्ट को क्लियर करें, समझने की कोशिश करें। तो आइए पॉइंट पे आते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। सेंट्रल आइडिया पोएम में जेम्स रॉजर लॉवेल ये कह रहा है कि द फाउंटेन इज अ वेरी इंस्पायरिंग पोएम। जो फाउंटेन पोएम है वह क्या है, बहुत ही प्रेरणादायक कविता है। द पोएट डिस्क्राइब द फाउंटेन इन 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स। कह रहा कि कवि जो है वह फाउंटेन को यानी फव्वारे को तीन अलग अलग पहलुओं पर क्या कर रहा है, उसे डिस्क्राइब कर रहा है, उसको वर्णन कर रहा है। इन द सनशाइन इट इज ब्राइट एंड अपवर्ड लिपिंग एंड ग्लिटरिंग। कह रहा है कि जब सूर्य के प्रकाश में फव्वारा, सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, ऊपर की, अपवर्ड मीन्स होता है ऊपर की ओर उछलते हुए और चमकते हुए क्या होता है, दिखाई देता है, लगता है। इन द मून लाइट इट अपीयर्स स्नोई वाइट एंड स्वेज रिदमिकली लाइक फ्लावर्स व्हेन द विंड रसेज। विंड रसेज का मतलब होता है यहाँ पे हवा का बहना, हवा का चलना। कह रहा कि चंद्रमा भरी रात में, जब चंद्रमा की रात होती है तो वहाँ पे ऐसे प्रतीत होता है कि मतलब जैसे बर्फ, स्नोई वाइट मतलब जैसे कि बर्फ सफ़ेद चमकती हुई प्रतीत होती है, वैसे यह चंद्रमा रात में, चांद भरी रात में क्या होता है, बर्फ के जैसे सफ़ेद चमकदार दिखाई देता है। एंड स्वेज और ऐसे, और इसकी जो ताल होती है वह हवा की बहने की ताल के समान होती है। मतलब ये कि जिस तरफ हवा बहता है उस तरफ ये भी क्या हो जाता है, बहने लगता है। अब नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जब कभी भी हवा बहती है, चाहे वो नॉर्मल हवा हो या फिर स्टॉर्म हवा हो, ठीक है, मतलब आधी हो, तूफान हो, या फिर साधारण जब हवा चलती है तो उसमें क्या होता है, पेड़ पौधे को आप प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करें तो वे क्या होते हैं, जिस तरफ से हवा का रुख होता है उसके अपोजिट में क्या होते हैं, वे झुक जाते हैं कुछ टाइम के लिए, जब तक कि हवा बहती रहती है। तो यहाँ पे
जो पोएट है वो ये कह रहा है कि यह चांदनी रात में बर्फ जैसे सफ़ेद दिखाई देता है, प्रकट होता है, और इसकी जो ताल है वह हवा के बहने के ताल की समान है। जैसे कि जब हवा चलती है तो उस समय जो फ्लावर्स होते हैं, यहाँ पे उन्होंने फूल को लिया हुआ एग्जाम्पल में, जब फ्लावर्स होते हैं तो हवा के हमेशा, अगर सपोज करिए हवा ईस्ट से चल रही है तो फ्लावर उसके वेस्ट में झुकने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत झुक जाते हैं। ठीक है, तो ये जो फाउंटेन है वो भी क्या करता है, फूल की तरह एक और झुक जाता है या हिलने लगता है। आगे करा, अंडर द स्टारलाइट इट राइज एंड फेल्स लाइक स्प्रे, और और तारों की रात में यह क्या करता है, एक स्प्रे के जैसे क्या करता है, फैल होने लगता है, गिरने लगता है, मतलब गिरता हुआ प्रतीत होने लगता है। ऑल द टाइम इट इज चेयरफुल एंड लाइवली, कह रहा कि और हर समय इतना परिवर्तन होने के बाद भी, परिवर्तनशील होने के बाद भी, इसकी जो नेचर वो चेंजफुल होने के बाद भी ये क्या रहता है, हमेशा आनंदित रहता है और हमेशा प्यार करता रहता है, प्यार से रहता है, या कह सकते हैं कि प्यारा प्रतीत होता है। ऑल द टाइम इट सीम्स टू बी एस्पायरिंग हायर एंड हायर, हर समय यह क्या होता है, एक क्या करता है, एक कह रहा कि हर समय यह एक आकांक्षी प्रतीत होता रहता है। आकांक्षी प्रतीत होने का मतलब ये होता है कि जो इसकी इच्छाएं होती हैं वह हमेशा क्या होती है, बढ़ती रहती है। हायर हायर एंड हायर का मतलब क्या कि बढ़ते रहना, ऊंचे ऊपर की तरफ बढ़ते रहती है, इसकी ऐसी इच्छा होती है। एस्पायरिंग मीन्स होता है इच्छा। कह रहा कि द पोएट विशेस टू लर्न दीज क्वालिटीज ऑफ फिटनेस चेंज फ्रेशनेस चेंज फिटनेस कॉन्स्टेंटी एंड एस्पायरिंग फ्रॉम द फाउंटेन। कभी ये कह रहा है कि वह फाउंटेन के पास जो क्वालिटियां हैं, विशेषताएं हैं, उसे सीखना चाहते हैं। जैसे कि उसके पास परिवर्तनशील होने के बाद भी क्या रहता है, हमेशा वह ताज़ा रहता है, ताज़ा प्रतीत होता है, दिखाई देता है। उसकी जो फिटनेस होती है वो भी कैसी रहती है कि मतलब चेंजफुल होती रहती है, मतलब कि वो हमेशा परिवर्तनशील है, उसके बाद भी क्या है, स्थिर है। कंटेंसी का मतलब होता है कि उसके अंदर स्थिरता है। ठीक है, एंड कह रहा एस्पायरिंग फ्रॉम द फाउंटेन, और वे क्या कहते हैं, फाउंटेन से क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एस्पायर होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो ये था सेंट्रल आइडिया यानी केंद्रीय भाव पोयम के बारे में। अब आगे हम जानेंगे पोएम्स की जो पंक्तियाँ हैं उनके बारे में। ओके, टेक योर टाइम प्लीज, वर्ड्स मीनिंग नोट कर लीजिए।